लाख के बीच का, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक स्लैब हुआ 10 लाख से 12 लाख की वार्षिक इनकम का, 15% का उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा 12 से 15 जो कि 20% का टैक्स उसमें दिया जाएगा। उम्मीद बजट को लेकर थी कि नौकरियों की बात होगी, नौकरियों मिडिल क्लास के लिए बात होगी। जो अब तक कल के फाइनेंशियल सर्वे के बाद भी सामने चीज आई थी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम पड़ गया है, बल्कि जो इनकम टैक्स भरा जा रहा है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर बजट में चीजें थी। लेकिन बजट में आंकड़ों के लिहाज से जब हम लोग पर्सनल टैक्सेशन की बात करते हैं तब आंकड़े सामने आए, उसके पहले आंकड़े बिल्कुल। और अब हमें स्क्रीन देखकर यह भी समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ सस्ता हुआ है। देखिए, मोबाइल के चार्जर सस्ते हो गए, मोबाइल फोन सस्ते हो गए, लिथियम बैटरी सस्ती हो गई है, कैंसर की 3 दवाओं पर ड्यूटी कम की गई है, एक्सरे उपकरण, मोबाइल चार्जर। तो कुल मिलाकर राहत देने की कोशिश तो की है। मुझे लगता है मुझे जल्दी से एक्सपर्ट्स का रुख कर लेना चाहिए। मट्टू साहब मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, शिवाज सर भी हैं और मेरे साथ सिन्हा साहब भी हैं, बामजई भी हैं, बामजई सर भी हैं। सर, मेरा आपसे मट्टू साहब सवाल है, आज के बजट को आप कितने नंबर देंगे? शेयर मार्केट हालांकि नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, गिरा है शेयर मार्केट। शोभना जी, मैं इसमें आज का बजट, हालांकि अभी हमने फाइन प्रिंट्स नहीं देखे हैं कि इसमें। ये देखिए बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दें, सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा लुढ़क गया है। तो क्या बाजार ने स्वागत नहीं किया? हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 2020 में भी जब सरकार बजट लाई थी तो 2.5% शेयर मार्केट गिरा था, लेकिन 21 और 22 में बढ़ा था और 1100 हो चुका है। बताइए मट्टू साहब। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए इस फाइन प्रिंट्स जो इसमें वेरियस ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो अल्टरेशन की गई उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको तो असेसमेंट करने में टाइम लगेगा। ओवरऑल इस बजट में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं अनाउंस की हैं, जो लगता है कि अगर वो ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो उसका, तो कुछ जो उन्होंने 1 करोड़ नई जॉब दी है, या जो पीएफ का जो सब्सिडी दे रहे हैं, या इंटर्नशिप वो दे रहे हैं 1 करोड़ को अगले 5 सालों में युवाओं को, तो मेरा जहां तक ख्याल है एम्प्लॉयमेंट का एक वो है, पर मिडिल क्लास को इन्होंने टोटली निराश किया है। दूसरी बात, न्यू टैक्स रिजिम में जो कई डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती, आपको रिबेट वगैरह नहीं मिलती ओल्ड के मुकाबले में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को आज अगर 5 लाख तक उसका एग्जम्प्ट है, उसके बाद उसको 50,000 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का 50,000 का एग्जम्पशन है 80TT-B में, और 80D में सेक्शन हेल्थ पे 50,000 है, और अगर वो सेविंग करता है 80C में 1,50,000, तो 7.5 लाख। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार विनोद अग्निहोत्री जी का भी रुख कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे और भी मेहमानों के पास। विनोद जी, ऐसा लग रहा है इस पूरे बजट में सरकार के लिए सिर्फ 3 ही राज्य थे, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। उसके अलावा पूरे देश में कोई राज्य नहीं है जिसकी कोई जरूरत हो। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा, ये गठबंधन सरकार का पहला बजट है। इसके पहले 2014 से जितने बजट आए वो मोदी सरकार के बजट थे। ये एनडीए सरकार का बजट है, और एनडीए सरकार के 2 बड़े घटक हैं, जनता दल यू और टीडीपी। और जनता दल यू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब बिहार के हैं। तो सरकार ने अपने एलाइज का विशेष ध्यान रखा है, और बिहार को भले विशेष राज्य का दर्जा ना दिया हो, लेकिन विशेष सहायता, सुविधा और विशेष योजनाएं जरूर दी हैं जी। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए तो लोन दिया खाली राजधानी के लिए। इसके अलावा तमाम सारी परियोजनाएं घोषित की गई हैं। और उड़ीसा में भी नई सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार, और जिस तरह से स्कीम्स वहाँ नवीन पटनायक के ज़माने में चली हैं, तो भाजपा उड़ीसा को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए देना चाहती है ताकि वो संदेश तेलंगाना को देगी। आंध्र उड़ीसा के जरिए तेलंगाना को संदेश दिया जा रहा है कि देखिए डबल इंजन की सरकार के ये फायदे हैं। तो तेलंगाना में भी बीजेपी अपना प्रसार कर रही। तो हमेशा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में जब मुकाबला होता है तो पॉलिटिक्स जीतती है, इकोनॉमिक्स पीछे हटती है। और ये उदाहरण हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा था सर, चुनाव से ठीक पहले राशन जो राशि थी वो बांट दी गई थी, चुनाव में सीधा उसका फायदा मिल गया था। लेकिन आम आदमी को क्या मिला है, ये सवाल सबके जहन में रहता है, बजट आने से पहले भी और बजट आने के बाद भी। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, योगेंद्र कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीए हैं, और राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा सर कि आम लोगों को क्या मिला है? पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं तो पॉलिटिकली कमेंट्री करूंगा। राजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? सर, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र जी से यही सवाल है। राजेंद्र जी, यही सवाल सर मेरा आपसे रहेगा, आम लोगों को क्या मिला है? खाली ये जो 10 से 12 लाख का जो स्लैब बीच में इंट्रोड्यूस किया गया, ये इकलौती राहत या कुछ और भी?
तो चलिए मैं जल्दी से सिन्हा साहब अब आपका रुख करूंगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि डिफेंस सेक्टर कहा जा रहा है कि साहब जो इंटरिम बजट था वो इसी का वही रहेगा, तो कुल मिलाकर बाबा जी का ठुल्लू डिफेंस सेक्टर के लिए। देखिए आपने तो कह ही दिया बहुत बड़ा ठुल्लू, क्योंकि इंटरिम बजट में जो आया, जो इंटरिम बजट में था, देखिए हम तो बात कर रहे थे 2%, 1.9% है आजकल में जीडीपी का, हम तो कहीं की बात कर रहे थे 2.5%। तो देखिए हमने तो ये मैं बोल रहा था कि डिफेंस सेक्टर आपको है कि आपको एक इन्हांसमेंट चाहिए था, डिफरेंट अप्रोच चाहिए था। अभी भी डिफेंस को आपने ले लिया है कि एक खर्चे की एक जमावड़ा है जिसमें आपको खर्च करना है, तो ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा फेलियर है हमारे डिफेंस के मामले में, क्योंकि हम जिसको ग्रोथ देखना चाहते थे, कि हम जो करना चाहते थे, शायद अगले बार बजट में आ जाए, क्योंकि इंटरिम बजट में था आपका डेफिसिट देखिए ना, डेफिसिट देखिए 1.9, और जनरली पिछले साल के बजट से इस बार 4.7 ज्यादा है, 13 से 16% ज्यादा होती, तो कितनी बड़ी गिरावट है। लेकिन सर एक तर्क मेरा इसमें ये कि सर क्योंकि ये बजट जो स्टैंड करेगा अगले 6 से 7 महीनों के लिए है, फरवरी में एक और बजट आना है, तो क्या हो सकता है कि डिफेंस में कब्जा करने की बातें हों? अभी इन्होंने 3 राज्यों को देखा है, हाँ, ये चुनाव को एड्रेस किया गया है। $6.21 लाख करोड़ है। देखो इसमें प्लस पॉइंट जो मैं बता देता हूँ, 6.21 लाख करोड़ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 13% है पूर्वी बजट का। असली चीज आपने देखनी है कि मॉडर्नाइजेशन के लिए कैपिटल फंड कितना है, वो जो है 1.92 लाख करोड़ है, वो 27% डिफेंस बजट का। सी अभी जो ज्यादातर रेवेन्यू में चला था 70 से 75%, जो कि आपकी पे और पेंशन में, तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट जो नई स्कीमें लानी शायद पेंशन को कम करने के, मगर ये तरीका ठीक नहीं है। मगर ये सच्चाई है कि मॉडर्नाइजेशन में अगर आपने ध्यान देना है तो ये 1.9% जो जीडीपी का है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, कम से कम 2.5। बताइए सर कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो लगभग 10.4 लाख करोड़ का भरा गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और कॉर्पोरेट टैक्स था वो 9.1 लाख करोड़ का था। अंदाजा लगाया गया क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा, पर्सनल इनकम टैक्स से ज्यादा है, लोग चीजें खरीदेंगे कम, इंडस्ट्री एक्सपैंड कम होगी तो नौकरियां भी कम रहेंगी। क्या उस चीज को रिवर्स ये बजट करता है क्या? देखिए मेरे स्टैंड पॉइंट से और काफ़ी निवेशकों के स्टैंड पॉइंट से जो सबसे बड़ा धक्का है वो दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% से 12.5% हो गया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% से 20% हो गया, और इसका आप जो असर है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं। जो मार्केट है उसने इसके बिल्कुल विपरीत रिएक्शन दिया है, ऑपोजिट, और वो अभी 1000 पॉइंट डाउन है।